राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना 80 डेज 80 टॉपिक सीरीज, और इस 80 डे 80 टॉपिक सीरीज में 80 डे 80 टॉपिक सीरीज ये है टॉपिक नंबर 9। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं? इसमें हम कवर करेंगे अपने कंप्लीट सीबीएसई इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। ठीक है। और मेरा नाम है कुमार चौधरी, ये मेरे क्वालिफिकेशंस हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई दो किताबें हैं, वो 80 टॉपिक में कैसे कवर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें प्रीवियस ईयर्स भी इंक्लूड कर रहा हूं, तब जाके ये 80 टॉपिक होंगे। ठीक है। अगर इस तरह के किसी को डाउट है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भरोसा रखिए, हम पुराने खिलाड़ी हैं, हमने पहले भी ये चीज़ किया है, तो हम आगे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अपने स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट का लास्ट टॉपिक, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थियरी डिवीजन। पूरा का पूरा ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, ये डिवाइड किए जाते हैं 2 सेगमेंट में। एक सेगमेंट कवर क्या करता है आपका, एक सेगमेंट कवर करता है न्यूमेरिकल पार्ट को और दूसरा कवर करता है थियरी पार्ट को। इस चैप्टर का वेटेज भी एग्जाम के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हमको इस यूनिट से देखने को मिलता है, यूनिट 1 से। और वहाँ से जो एक तो आपका न्यूमेरिकल होगा, दूसरी जो थियरी होती है, थियरी की दुनिया का ये एक बादशाह कह सकते हैं हम इसको। थियरी के दुनिया का क्या है, ये बादशाह क्वेश्चन है। और इसमें आपका रियल नॉलेज, रियल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करती है सीबीएसई। आपने इकोनॉमिक्स में एक्चुअली कितनी चीज़ों को सीखा है और कितना ध्यान से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, क्या कहना नहीं चाहूँगा, एक्चुअली पूछना चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या है कि कैन जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, फिर आंसर तो हम करते ही रहेंगे। पहले जीडीपी का मतलब क्या होता है, इतने देर से हमने पढ़ा, इस यूनिट को पढ़ते हुए आज ये हमारा 9th क्लास है, 9th वीडियो है। तो इस वीडियो में इतना तो हमने समझ लिया होगा कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जीडीपी इज ऑल्सो कॉल्ड जीडीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, यानी कि जीडीपी इज नथिंग बट द इनकम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। यानी कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी बच्चे होता है इनकम। अच्छी बात है। अगर जीडीपी इनकम है तो मेरा सवाल ये है कि क्या इनकम का बढ़ना वेलफेयर का इंडिकेटर हो सकता है? द आंसर इज बिग नो, नहीं, ये वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि यार इनकम तो बढ़ रहा है ना, जब इनकम बढ़ रहा है तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी, लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो वेलफेयर क्यों नहीं होगा? मेरे पड़ोस में चाचा रहते हैं, चाचा के पास बहुत पैसा है, तो चाचा के पास बहुत पैसा है तो लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। मैं कहूँ ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन इकोनॉमी लेवल पे, देश के लेवल पे सिर्फ जीडीपी के ग्रोथ से हम ये नहीं बता सकते कि भाई उसमें रहने वाले, उस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों का यहाँ पे क्या हुआ है, वेलफेयर हुआ है। बात समझ में आया? जरा समझो इस बात को। जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी इंडिया की आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर तक $5 ट्रिलियन हो जाएगी। ठीक है, $5 ट्रिलियन हो जाएगी। अभी 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है। 2 साल पहले कुछ और था, 4 साल पहले कुछ और था। जीडीपी तेजी से बढ़ रही है इंडिया की, और इंडियन गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट भी करती है।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अराइज होता है? प्रॉब्लम अराइज होता है बेटा कि ये जो जीडीपी में किसका शेयर कितना है, ये जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है लोगों के बीच, किसी देश के पब्लिक के बीच, वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, हमको नहीं पता। क्या 5 ट्रिलियन में ऐसा कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया। अब इसी में दो एक्सट्रीम केस आता है। एक तरफ है अंबानी साहब, जिनके पास कितना पैसा है आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। एक तरफ है जनरल पब्लिक, नॉर्मल लोग, ऐसे लोग जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए भी खाना नहीं है, गरीब लोग। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता है? ह्यूज डिस्पैरिटी इन इनकम, ठीक है, या इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो ये पहला पॉइंट आपका यही कहता है कि जीडीपी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भाई कुछ नहीं बताता है ये, ठीक है। तो इससे क्या हमको देखने को मिलता है? इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या कहता है, एक एग्जांपल दिया है कि 1% पीपल के पास 70% जीडीपी का शेयर जाता है, जबकि रेस्ट 99% लोगों के पास 30% शेयर होता है। ठीक है, वो भी आपको एक ये मोटा मोटा एस्टिमेट्स है, लेकिन नीचे के 70% लोग, ठीक है, सॉरी हाँ, नीचे के 80 से 85% लोग, इनके पास पूरे जीडीपी का 10% भी शेयर नहीं होता है बाबू। तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हो कि जीडीपी यहाँ के लोगों के इकोनॉमी के वेलफेयर का काम करती है? दूसरा होता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि जीडीपी में या जीडीपी के ग्रोथ में आप क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ रशिया का। रशिया एक देश है, ठीक है, यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम करीब करीब 14 से 15,000 यूएसडी है, यानी कि एक हायर मिडिल इनकम कंट्री है ये। लोग यहाँ के मतलब अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, पैसा बहुत होता है। लेकिन अगर इनके जीडीपी कंपोजिशन को देखा जाए तो ये लोग क्या बनाते हैं? आर्म्स एंड एमुनिशन, हथियार, हथियार बना रहे हैं। पेट्रोल, पेट्रोलियम, वोडका, क्या बनाते हैं? वोडका। ये ऐसे चीज बनाते हैं कि भाई वोडका पी लो, बंदूक पकड़ो, उड़ा दो सामने वाले को। यानी कि रशिया का जो जीडीपी कंपोजिशन है वो ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों के लिए अनफ्रेंडली है, दोनों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आप पेट्रोल निकाल रहे हो, आप नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप आर्म्स बना रहे हो, वोडका बना रहे हो, वाइन बना रहे हो, तो आप एज अ सोसाइटी को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि भाई आपका अगर कंपोजिशन ऑफ गुड्स अच्छा नहीं है ना, तो आपकी इकोनॉमी का वेलफेयर कभी नहीं हो सकता, पैसा चाहे कितना भी आप कमा लो। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं होगा तो क्या हम हैप्पी रह पाएंगे? हमेशा डर लगा रहेगा कि भाई कोई घर में घुस जाएगा, चोरी कर लेगा, गोली मार देगा, तो इस तरह के डर हमारे बने रहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, जीडीपी एक गुड इंडिकेटर नहीं होता। तीसरा क्या है? मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है? मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझो कि आप जो जीडीपी ग्रोथ है उसके लिए प्रोडक्शन का टेक्निक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? क्या वो टेक्निक है जिससे इकॉनमी में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भला हो रहा है, सब अच्छे से रह पा रहे हैं, या फिर कहीं आप चाइल्ड लेबर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? भाई जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना लिखना खेलना कूदना चाहिए वो आपके यहाँ काम तो नहीं कर रहा है, किसी मजबूरी बस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप
बॉन्डेज लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो, बॉन्डेज लेबर इन दैट सेंस प्रैक्टिकली आज के समय बॉन्डेज लेबर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्या अंडर एम्प्लॉयड लोग तो काम नहीं कर रहे हैं आपके यहाँ, भाई वो कैपेबल है कुछ और करने के लिए, लेकिन आपके पास उनके पास काम नहीं है, तो इसकी वजह से मजबूरी में अंडर पेड जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि भाई वो जीडीपी ग्रोथ वेलफेयर को नहीं दिखाता, हैप्पीनेस को नहीं दिखाता। बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं वेलफेयर इज नथिंग बट द हैप्पीनेस। ठीक है, जब भी वेलफेयर की बात करेंगे तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात करेंगे। तो भाई ऐसे सिचुएशन में लोग हैप्पी नहीं होंगे, और हैप्पी नहीं होंगे तो वेलफेयर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं? भाई जीडीपी क्या इंक्लूड करती है, पहले ये बताओ। ये इंक्लूड करती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकला कैसे? प्राइस टाइम क्वांटिटी, ऐसे ही तो निकला। अब कुछ ऐसे सामान मैंने बना दिया जिसका कीमत ही नहीं है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो भाई जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो तुम जीडीपी में इंक्लूड होगे? तुम जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगे। अगर तुम जीडीपी में इंक्लूड नहीं हुए तो भाई जीडीपी ही गलत हो गया ना। सामान तो बना ही है मार्केट में, लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए तुमने इंक्लूड नहीं किया। यानी क्वालिटेटिव डेटा को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। उनको कहते हैं कि देखो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेलफेयर के अंदर क्वालिटेटिव डेटा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारी हैप्पीनेस के अंदर क्वालिटेटिव डेटा का क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आप इंक्लूड नहीं करते हो तो आपका जो जीडीपी है ना, यही नॉन रिलायबल है। यही क्या है? नॉन रिलायबल है। अगर नॉन रिलायबल है तो वो किसी वेलफेयर को कैसे प्रेजेंट कर सकता है? होप सो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है एक्सटर्नलिटी। अगेन मैंने इस पे 5 स्टार दिया हुआ है। ठीक है, ये जीडीपी वेलफेयर के अंदर का, जैसे मैंने कहा जीडीपी एंड वेलफेयर थियरी वाले सेक्शन के अंदर अपने आप में बादशाह है, और ये बादशाह का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एक्सटर्नलिटी। समझते हैं एक्सटर्नलिटी क्या होता है? एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझना। मैं एक मोमोज बेचने वाला हूँ, ठीक है, या ऐसे चलो मैं टीचर ही हूँ। हमारे कोचिंग के नीचे या हमारे स्टूडियो के नीचे एक मोमोज वाला है। सडनली क्या हुआ, हमारे पास स्टूडेंट बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से उसका मोमोज सेल बढ़ गया। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि इसमें मोमोज वाले का क्या कंट्रीब्यूशन था? आप कहोगे कुछ नहीं, वो पहले जैसे बेचता था वैसे ही बेचता है, कोचिंग में बच्चे बढ़ गए, तो चूंकि कोचिंग में बच्चे बढ़ गए तो इस वजह से उसका सेल बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अगेन कोचिंग है, बच्चे आएंगे, पार्किंग इशू होगी, ट्रैफिक होगा, लोग लेट हो जा रहे हैं आने जाने में जाम की वजह से। क्या इसमें लोगों की कोई गलती है? नहीं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या कहता है कि देयर इज सम एक्टिविटी, ठीक है, विच इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस बट इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन डिसीजन इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। ठीक है, तो उसको हम एक्सटर्नलिटी कहते हैं। तो एक्सटर्नलिटी refers to a benefit or harm of an activity caused by firm or the individual or which they are not paid or penalized। ठीक है, जैसे मोमोज वाले का मोमोज बिक्री बढ़ गया तो क्या वो मुझे आके पैसा देगा कि लो भैया कोचिंग की वजह से बढ़ गया है या आपके स्टूडियो की वजह से बढ़ गया है? नहीं देगा। ठीक है, तो ना तो मुझे कुछ कोई पेमेंट मिलेगा और ना ही मैं पेनलाइज किया जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, विच द रिजल्ट बेनिफिट अदर आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल्स में देखो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है तो उसका आपके हेल्थ पे इंपैक्ट होगा, आप बीमार पड़ोगे, आपके लिए कॉस्ट रेज होगा, तो इसको कहा जाता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे कोई आपने एक पार्क चालू किया, पार्क में सुबह सुबह आप वॉक करने जाते हो, आपको फ्रेश एयर मिलता है,
हैप्पीनेस मिलता है, बट आप उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करते, ठीक है। इससे क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे, ठीक है, और आपको बेनिफिट मिलता है, बट आप उसके लिए भी पे नहीं करते हो, ठीक है। तो कोई कॉस्ट जो अराइज हुआ, जिसने पॉल्यूशन क्रिएट किया, उसके लिए कोई कॉस्ट अराइज नहीं हुआ, यानी उसको पैनलाइज नहीं किया गया कि भाई तूने पॉल्यूशन क्रिएट किया है, मैं बीमार पड़ गया, चल मेरे डॉक्टर का बिल भर, मुमकिन ही नहीं है। एक पार्क खुला, पार्क में आप घूमने जाते हो, आपका हेल्थ सुधर गया, बेहतर हुआ, आपको अब अच्छा लगता है, बट आप जाके उसको ये नहीं बोलोगे भाई इस पार्क की वजह से मेरा सेहत सही हो गया है, ये ले पैसे ले, तो ये चीज़ भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटी कहते हैं। फाइन, तो ये हमारे 5 पॉइंट होते हैं किसके, जीडीपी एंड वेलफेयर के, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 समाप्त होता है। यूनिट नंबर 1 में कुल हमने 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने जो भी न्यूमेरिकल्स थे, जो भी थियरीज थी, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ये सब हमने इस यूनिट के कवर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स और प्रीवियस ईयर्स आपको पता है कि वो मुझे आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें, सीबीएसई की तैयारी करें, अच्छे नंबर लेके आए, इसीलिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं, और वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो आपके नंबर को मैक्सिमाइज़ कर सकता है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, सी यू इन अ next video with the next topic and again with a new unit. Bye bye, tata, see you.